Hello everyone, welcome to my channel Psychologist Priya Bhargav. Today we are going to start Unit 4 of Block 1 MPCE 033, that is MAPC second year students who have opted for Organizational Psychology. This video is for you guys. We have divided this unit into two parts, part 1 and part 2. Pink highlighted portion will be covered in part 1 and blue highlighted portion will be covered in part 2. So a link related to these videos you will get in the description section, so kindly check the description section. Now let us start with today's topic. Today's topic is first order and second order change in organizational development. जब भी हम organizational development की बात करते हैं तो उसमें हम फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर चेंज लाते हैं. तो फर्स्ट ऑर्डर चेंज क्या होता है और सेकंड ऑर्डर क्या चेंज होता है उसके बेसिस पे हम इसको समझेंगे. हाउएवर टॉपिक ज़रूर ये दो है, फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर, बट मैंने इसको डिवाइड इस तरह से किया है कि दोनों में इक्वल कंटेंट कवर हो, क्योंकि सेकंड ऑर्डर में बहुत कम दिया हुआ है तो वो छोटा वीडियो होगा और फर्स्ट ऑर्डर को अगर मैं एक में बनाऊंगी तो बड़ा वीडियो होगा. सो इसीलिए मैंने इक्वली डिवाइड किया है इस यूनिट को. तो फर्स्ट ऑर्डर चेंज के बारे में पढ़ने से पहले उन्होंने एक राइटर्स के बारे में बात की है, अमेर लेवी एंड यूरी मैरी 1986. इन्होंने ऑर्गेनाइजेशनल ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात की है, मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन को दूसरे फॉर्म में चेंज करना, इस तरह से चेंज करना कि उसमें डेवलपमेंट हो, अपनी इफेक्टिवनेस को वो इम्प्रूव कर सके. तो इन्होंने इस बुक में अगर कोई पढ़ना चाहता है तो ये ऑर्गेनाइजेशन ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ सकते हैं बाय यूरी मैरी एंड आमिर लेवी. इन्होंने डिफाइन किए हैं कुछ टर्म्स इसमें, मल्टी डायमेंशनल, मल्टी लेवल, क्वालिटेटिव, डिसकंटिन्यूअस, रेडिकल ऑर्गेनाइजेशनल चेंज, जिसमें पैराडिग्मेटिक शिफ्ट के बारे में बात किया गया है. तो फर्स्ट ऑर्डर चेंज जब भी हम ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट में बात करते हैं तो ये सोशियो टेक्निकल एस्पेक्ट के बारे में बात हो रही होती है. इसको हिलेरी ने सबसे पहले सजेस्ट किया था कि फर्स्ट ऑर्डर चेंज का क्या मतलब होता है, और टेक्निकली जब भी फर्स्ट ऑर्डर चेंज होता है तो कोई बहुत बड़े लेवल पे नहीं होता, ये किसी को चैलेंज नहीं करता. वहाँ के एम्प्लॉयज होते हैं, उनको डर नहीं लग जाता कि भाई ये क्या हो रहा है, सब कुछ बदलाव आ गया है एकदम से, तो उन्हें पर्सनली एंड कलेक्टिवली कोई चेंज महसूस नहीं होता. तो ये जो चेंज होता है कोर प्रोसेसेस में चेंज होता है. तो कोर प्रोसेसेस क्या होते हैं? कोर प्रोसेसेस का मतलब होता है बेसिक ऑपरेशंस जो है उस पर चेंज करते हैं. तो ये सुपरफिशियल चेंज आता है, और ऐसा नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन का पूरा सब कुछ चेंज हो रहा है. उसका कल्चर चेंज हो गया, उसका पर्पस चेंज हो गया और उसके मिशन चेंज हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता. इसमें कम छोटे चेंजेस में ही होता है. जैसे कि अगर हम किसी कैफेटेरिया की बात करें तो उसमें अगर हम फर्स्ट ऑर्डर चेंज की बात करें तो जैसे उसमें शेड्यूलिंग में चेंज आ गया, या उसमें सिटिंग अरेंजमेंट में चेंज आ गया, छोटे मोटे चेंजेस कर दिए, वैसा बिल्डिंग को मेंटेन कर दिया. और इन्होंने एक चर्च का एग्जांपल दिया है कि अगर उसमें फर्स्ट ऑर्डर चेंज का आप सोचें तो उसमें जैसे कि कुछ उसमें सर्विस आवर्स चेंज कर दिए, बिल्डिंग में रिनोवेशन कर दिया, कुछ क्वायर्स बदल दिए, नर्सरी वर्कर्स का शेड्यूलिंग बदल गया, इस तरह से. सो जो अगर हम एलिमेंट की बात करें फर्स्ट ऑर्डर चेंज में, जो एलिमेंट्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं वो कौन कौन से हैं? ये 6 एलिमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं. फर्स्ट इज एक्शन रिसर्च, सेकंड टीम बिल्डिंग, थर्ड प्रोसेस कंसल्टेशन, फोर्थ सर्वे फीडबैक प्रोसेस, फिफ्थ जॉब डिजाइन एंड सिक्स्थ इज पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट. एक्शन रिसर्च ये फर्स्ट स्टेप है. जैसे हमने यहाँ पढ़ा कि एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर चेंज क्या क्या हैं: एक्शन रिसर्च, टीम बिल्डिंग, प्रोसेस कंसल्टेशन, द सर्वे फीडबैक प्रोसेस, जॉब डिजाइन, पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट. तो इसमें जो फर्स्ट है एक्शन रिसर्च, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड. सो जैसे नाम से ही पता चल रहा है एक्शन रिसर्च, मतलब हम रिसर्च करते हैं एक्शन के ऊपर कि कौन सा एक्शन ज़्यादा इफेक्टिव होगा जब हम ऑर्गेनाइजेशन की प्रोग्रेस के बारे में सोचते हैं. तो एक्शन क्या है? एक्शन जो ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से है वो कोई भी प्रोग्राम हो सकता है, इंटरवेंशन होता है जो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या उस पर्टिकुलर कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए होता है. सो उन प्रोग्राम्स और इंटरवेंशंस को हम एक्शन के नाम से जानते हैं. उसके ऊपर हम रिसर्च करते हैं. क्या रिसर्च करते हैं? हम ये देखते हैं कि क्या वो प्रोग्राम सही है जो हम ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं या और इम्प्रूवमेंट हो सकती है. तो एक्शन रिसर्च के प्रोसेस में 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं. सबसे पहले हम डाटा कलेक्ट करते हैं, फिर उसका फीडबैक देते हैं एंड देन प्लान ऑफ एक्शन हम अंडरटेक करते हैं, यानी कि एक फिर से प्लान बनाते हैं जिसको हम फर्दर इम्प्लीमेंट करेंगे, क्योंकि प्रीवियस जो एक्शन था वो फंक्शनल नहीं था. सो पहला
प्रोग्राम के ऊपर स्टडी की, हमने डाटा कलेक्ट किया कि कैसा था वो प्रोग्राम, एंड जब डाटा कलेक्ट हो गया तो हम उस डाटा को एनालाइज करके उसके ऊपर फीडबैक देते हैं। फीडबैक के बाद हम ये प्लान करते हैं कि क्या किया जाए सो दैट आगे ये प्रोग्राम जो है वो सक्सेसफुल हो। सो एक्शन रिसर्च में ये वो अप्रोच है जहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग की जाती है। जो अप्रोच है प्रॉब्लम सॉल्विंग की, हम उसे मॉडल कहते हैं, और जो प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस है उसमें एक्टिविटीज और इवेंट्स आते हैं। ऑर्गेनाइजेशन सेटिंग में हम हेल्दी रिलेशनशिप देख रहे हैं एक्शन रिसर्च एंड ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट की। ऑफ कोर्स एक्शन रिसर्च होगा तभी हम ऑर्गेनाइजेशन में डेवलपमेंट ला पाएंगे। तो एक्शन रिसर्च जो है वो अप्रोच है जहाँ पे प्रोसेसेस जनरेट करते हैं इंफॉर्मेशन, एंड देन इंफॉर्मेशन से हम सिस्टम में क्या चेंजेस लाने हैं उस पर वर्क करने लगते हैं। तो बड़े ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशंस में भी हम ये काम करते हैं, लेकिन उस टाइम पे हमें एक प्रोफेशनल रिसर्चर की ज़रूरत होती है जिसका एम होता है कि स्ट्रैटेजीज, प्रैक्टिसेस और नॉलेज जो उस एनवायरनमेंट की है उसमें इम्प्रूवमेंट लाई जा सके उन प्रैक्टिस के थ्रू। तो रिसर्चर्स जब भी वर्क करेंगे तो उनका मेन पर्पस यही होगा कि न्यू कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए सो दैट ऑल ओवर कम्युनिटी में इम्प्रूवमेंट आए। कर्ट लुईन जो है वो पहले इंसान थे जिन्होंने एक्शन रिसर्च का टर्म कॉइन किया था 1944 में, एंड 1946 में उनका जो पेपर थे एक्शन रिसर्च एंड माइनॉरिटी प्रॉब्लम्स, उसमें इन्होंने डिस्क्राइब किया था कि एक्शन रिसर्च जो है एक ये कंपैरेटिव रिसर्च होती है उन कंडीशंस के ऊपर जो पहले से है उस पर्टिकुलर एरिया में, और अब क्या किया जाए सो दैट हम ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर सके, सोशल एक्शन कर सके, बेटर चीज़ें कर सके। तो ये एक स्पाइरल स्टेप है। स्पाइरल स्टेप क्यों है? क्योंकि ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो इसमें हम प्लानिंग करते हैं, एक्शन करते हैं, एंड देन फैक्ट फाइंडिंग करते हैं, एंड देन आगे प्लान करते हैं कि क्या एक्शन लेना होगा। तो एक्शन रिसर्च ट्रेडिशनल सोशल साइंस से बेटर है, उसके आगे है, क्योंकि इसमें हम रिफ्लेक्टिव नॉलेज को यूज करते हैं। यानी एक्सपर्ट्स जो होते हैं वो सैंपल कलेक्ट करते हैं, एंड देन उस डाटा को कलेक्ट करने के बाद इंक्वायर करते हैं कि क्या चेंजेस लाए जा सकते हैं। नाउ मेजर थ्योरीज ऑफ एक्शन रिसर्च, कौन कौन सी थ्योरीज आई हैं जो एक्शन रिसर्च के ऊपर है। जैसे हमने बात की थी, एक्शन रिसर्च का मतलब होता है कैसे आप डाटा कलेक्ट करेंगे, डाटा कलेक्ट करने के बाद उसको एनालाइज करेंगे, हमें कुछ रिजल्ट पता चलेगा और आगे हम एक्शन करेंगे। तो इसके ऊपर बहुत सारी थ्योरीज आई, जैसे क्रिस आर्गिरिस ने एक स्टडी की थी। उन्होंने ये बोला था कि ह्यूमन बींग्स जो होते हैं जब भी कोई एक्शन डिज़ाइन करते हैं, वो जो एक्शन प्लान करते हैं वो अपनी डिफिकल्ट सिचुएशन के अकॉर्डिंगली करते हैं, यानी कैसी डिफिकल्ट सिचुएशन है उसके बेसिस पे वो अपने एक्शंस प्लान करते हैं। तो ह्यूमन एक्शन जब भी होता है सो उसमें दो चीज़ें ध्यान रखी जाती हैं। नंबर वन कि उसके कंसिक्वेंसेस क्या हुए थे, अगर पहले भी वैसे ही सिमिलर सिचुएशन आई है तो उसका रिजल्ट क्या आया था, तो कॉन्सिक्वेंसेस को कंसीडर करते हुए करते हैं। और दूसरा एनवायरमेंटल वेरिएबल्स को देखते हुए करते हैं। सो ये इन दोनों चीज़ों को, एक तो कॉन्सिक्वेंसेस और दूसरा एनवायरमेंटल वेरिएबल्स, इनको हम गवर्निंग वेरिएबल्स के नाम से जान सकते हैं। सो सिंगल लूप लर्निंग एंड डबल लूप लर्निंग जो है ये दो तरीके की लर्निंग्स है हमारी इन सारे वेरिएबल्स को देख के। तो गवर्निंग वेरिएबल्स को हम किस तरह से ट्रीट करते हैं उसके बेसिस पे ही सिंगल लूप लर्निंग एंड डबल लूप लर्निंग डिफर करती है। तो अगर हम सिंगल लूप लर्निंग की बात करें तो उसमें सिर्फ हम कंसिक्वेंसेस के बारे में सोचते हैं। जब भी हम एक्शन प्लान करते हैं, एक्शन डिजाइन करते हैं, तो हम कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोचते हैं और जो बाकी के एनवायरमेंटल वेरिएबल्स है उसको हम सप्रेस कर देते हैं, जो उसकी वजह से जो भी कॉन्फ्लिक्ट आता है। तो ये सिंगल लूप लर्निंग साइकिल हो गया। डबल लूप लर्निंग में क्या होता है, हम ये वाला कंसिक्वेंस वाला तो देखते ही हैं, साथ में हम कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में भी सोचते हैं, जो भी एनवायरमेंटल वेरिएबल्स की वजह से कॉन्फ्लिक्ट आ रहे हैं उसके बारे में भी सोचते हैं। तो इसमें सिंगल लूप एंड डबल लूप लर्निंग दोनों ही साइकिल्स यूजुअली इन्वॉल्व होती है। सो हमारा अब जब भी हम ये वाला थ्योरी यूज करते हैं क्रिस एगायरस की, तो ये ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में भी यूज कर सकते हैं और पर्सनल बिहेवियर पे भी यूज कर सकते हैं।
ये इनकी थ्योरी थी। सेकंड जो थ्योरी है वो है कोऑपरेटिव इंक्वायरी थ्योरी। कोऑपरेटिव इंक्वायरी थ्योरी को हम कोलैबोरेटिव इंक्वायरी भी कहते हैं, जो जॉन हैरोन ने 1971 में प्रपोज की थी, और इन्हीं की थ्योरी को बाद में पीटर रीजन ने एक्सपैंड भी किया था। तो इन्होंने ये कहा कि जो रिसर्च है विद रादर देन ऑन पीपल होना चाहिए, यानी कि लोगों को इन्वॉल्व करना जरूरी है, यानी एक्टिव पार्टिसिपेशन रिसर्च में उन लोगों का जरूरी है जिनके ऊपर हम रिसर्च कर रहे हैं, तो उनको हम को रिसर्चर्स की तरह देख सकते हैं। सो ये एक साइक्लिक प्रोसेस है, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉलेजेस इसमें इन्वॉल्व होती है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉलेज कौन कौन सी है? प्रपोजिशनल नोइंग, यानी कि कंटेम्प्रेरी साइंस जो होती है, जिससे जो हमें प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में बताती है। देन प्रैक्टिकल नोइंग, मतलब कि आपने कुछ काम किया और उसका जो भी आउटकम आया उससे आपको जो भी पता चला, जो वो प्रैक्टिकल लर्निंग होगी। एक्सपीरियंशियल नोइंग का क्या मतलब है? एक्सपीरियंशियल नोइंग का मतलब है जब आपने कुछ काम किया लार्ज स्केल में, एंड देन उसका कुछ आउटपुट आया और उसका फीडबैक भी मिला, तो जो फीडबैक है वो एक्सपीरियंशियल लर्निंग हो जाएगा। एंड देन प्रेजेंटेशनल नोइंग। प्रेजेंटेशनल नोइंग जो है ये आर्टिस्टिक रिहर्सल होती प्रोसेस है, जिससे हम न्यू प्रैक्टिसेस को क्राफ्ट कर सकते हैं। सो कोऑपरेटिव इंक्वायरी में ये 4 टाइप्स ऑफ नॉलेज आती हैं: प्रपोजिशनल नोइंग, प्रैक्टिकल नोइंग, एक्सपीरियंशियल नोइंग एंड प्रेजेंटेशनल नोइंग। तो इन चारों का कॉम्बिनेशन होता है। सो रिसर्च प्रोसेस में जब हर एक साइकिल में ये चारों के चारों स्टेजेस आते हैं एक के बाद एक, और इससे हमारी नॉलेज और एक्सपीरियंस ज़्यादा एनहांस हो जाता है। तो हम कोई भी साइकिल के शुरू होने से पहले अपने इन चारों स्टेजेस के बारे में सोच सकते हैं, और जब वो खत्म होती है तब सोच सकते हैं। नेक्स्ट जो रिसर्च है वो है पार्टिसिपेटरी एक्शन रिसर्च। इसकी जो सिग्निफिकेंट मेथोडोलॉजी है वो है इंटरवेंशन, डेवलपमेंट एंड चेंज विद इन कम्युनिटीज एंड ग्रुप्स। सो हम पहले कोई चीज इम्प्लीमेंट करते हैं, उसके बाद हम उस इम्प्लीमेंट करने के बाद देखते हैं क्या डेवलपमेंट आया है, और फिर क्या क्या चेंज किया जा सकता है। अगर डेवलपमेंट नहीं आया तो क्या क्या चेंज किया जा सकता है कम्युनिटीज के अंदर और ग्रुप्स के अंदर। सो इसको PAR के नाम से भी जानते हैं, पार्टिसिपेटरी एक्शन रिसर्च को। ये 3rd टाइप ऑफ रिसर्च के बारे में बात कर रहे हैं। सो ये पॉल फेरियर ने दी थी। नेक्स्ट इज डेवलपमेंटल एक्शन इंक्वायरी। नाम से ही पता चल रहा है इसमें साइमल्टेनियसली हम एक्शन भी कर रहे हैं, इंक्वायरी भी कर रहे हैं, यानी हमने एक्शन लिया और फिर हमने इंक्वायर किया कि ये कितना इफेक्टिव है। सो इससे क्या होता है, हमारे एक्शन ज़्यादा इफेक्टिव हो सकते हैं। जब हमें पता चल रहा है कि भाई हमें वो आउटपुट नहीं मिला जो हमें चाहिए था, तो हम फिर से एक्शन चेंज कर देंगे। सो एक्शन जब भी हम करते हैं तो हम इंडिविजुअल लेवल पे भी कर सकते हैं, टीम के लेवल पे, ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे, सो दैट एक सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन में हो पाएगा। तो ऑर्गेनाइजेशन में जब देखा जा रहा है कि इंडिविजुअल अपने एक्शन को देख रहा है, इंक्वायर कर रहा है कि उसके एक्शन से क्या रिजल्ट मिला, ऐसी टीम भी वही सेम चीज कर रही है और ऑर्गेनाइजेशन भी कर रहा है, तो ऑर्गेनाइजेशन सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन के फेज में चला जाता है। खुद से वो कर सकता है, ज्यादा क्रिएटिव हो सकता है, ज्यादा अवेयर हो सकता है, ज्यादा जस्ट हो सकता है, और सस्टेनेबल हो सकता है, यानी लंबे टाइम तक काम कर सकता है। सो एक्शन इंक्वायरी चैलेंजिंग भी है। क्यों चैलेंजिंग है? क्योंकि हमारा जो अटेंशन है वो 4 डिफरेंट टेरिटरीज में हो जाता है: पर्सनल, ग्रुप, ऑर्गेनाइजेशनल, और एक्शन तो आप कर ही रहे हो तीनों लेवल पे। सो इसीलिए थोड़ा ज्यादा चैलेंजिंग भी हो जाता है ये। अगेन इसमें एक टाइमलीनेस भी बहुत बड़ा फैक्टर है जो एक मेजर रोल प्ले करता है, और ये प्रमोट करती है, ये वाली प्रैक्टिस जो है एक्शन इंक्वायरी, डेवलपमेंटल एक्शन इंक्वायरी, ये प्रमोट करती है टाइमलीनेस को। यानी कि मोमेंट टू मोमेंट हर एक को अवेयरनेस आ रही होती है कि क्या हो रहा है पूरे पर्सनल लेवल पे एंड ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे। नाउ व्हाइट हेड एंड मैकनिफ, इन्होंने 2006 में लिविंग थ्योरी ऑफ एक्शन रिसर्च फॉर्मुलेट की। इन्होंने एजुकेशनल सेटिंग के बारे में पहले एक्सप्लेन किया। इन्होंने बोला एजुकेशनल सेटिंग में देखा गया है कि इंडिविजुअल जो है वो अपने खुद के एक्सप्लेनेशंस देते हैं उनकी खुद की लर्निंग के बारे में, कि उन्होंने खुद से क्या सीखा, दूसरों से क्या सीखा, सोशल फॉर्मेशंस में क्या सीखा, है ना, जब भी एजुकेशनल सेटिंग की बात आती है, और उससे वो एक्सप्लेन करते हैं अपने एक्सपीरियंसेस को। कोई भी कॉन्ट्राडिक्शंस
क्वेश्चंस आते हैं, खुद से क्वेश्चन करते हैं, हाउ डू आई इम्प्रूव व्हाट आई एम डूइंग, मैं कैसे जो भी मैं कर रहा हूँ उसमें मैं कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ. सो जो एक्शन रिफ्लेक्शन साइकिल्स है वो उनके कंसर्न को शो कर सकती है. उन पॉसिबिलिटीज क्या है एक्शन प्लान बनाने की, किस तरह से एक्ट किया जाए, किस तरह से डाटा कलेक्ट किया जाए, फिर उस डाटा को इवेलुएट करते हैं और उनके एक्शन का को कैसे वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं अपने कंसर्न्स को, आइडियाज को और एक्शंस को, सो दैट उनको एक प्रॉपर आइडिया लग जाए कि क्या चीजें हो रही है और कैसे उसमें इम्प्रूवमेंट लाया जा सकता है. सो ये जो एक्सप्लेनेशन है इसमें लाइफ अफर्मिंग एनर्जी फ्लोइंग वैल्यूज दिखाई देती हैं. ये एक एक्सप्लेनेटरी प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है जहाँ पे हम हर चीज़ का एक्सप्लेनेशन ढूंढते हैं कि ऐसी चीज़ें क्यों हो रही हैं और कैसे हम आगे बेटर कर सकते हैं उसको. नाउ वेंडल एल फ्रैंक एंड सिसिल बेल, इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट को डिफाइन किया था एज ऑर्गेनाइजेशन इम्प्रूवमेंट थ्रू एक्शन रिसर्च, मतलब एक्शन रिसर्च के थ्रू ऑर्गेनाइजेशन का इम्प्रूवमेंट होना. सो ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट जो है और एक्शन रिसर्च है दोनों आपस में कनेक्टेड है, दोनों एक दूसरे के बिना नहीं हो पाएंगे. बेसिकली एक्शन रिसर्च की वजह से ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट होता है. तो कर्ट लोइन भी कंसर्न थे कि सोशल चेंज को अगर इफेक्टिव और परमानेंट बनाना है तो वो एक्शन रिसर्च से ही बनाया जा सकता है. तो लुइन ने ये बिलीव किया था कि अगर आपको कोई चेंज लाना है तो मोटिवेशन जरूरी है. तो एक्शन जब करेंगे तभी मोटिवेशन आएगा, या आप ऐसा भी बोल सकते हैं मोटिवेटेड इंसान ही एक्शन कर सकता है. सो लोग एक्टिवली डिसीजन लेंगे जो भी उनको चीजें अफेक्ट करती है उसके बेसिस पे एंड नए तरीके अडॉप्ट करेंगे. ये उनका मेन आइडिया था. सो ये जो स्टेप्स है ये स्पाइरल वे में चलते रहते हैं, एक सर्कुलर प्लानिंग, एक्शन और फैक्ट फाइंडिंग ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ द एक्शन. ये एक साइक्लिक प्रोसेस है जो एक के बाद एक चलता रहता है. तो सबसे पहले हम किसी चीज के चेंज की प्लानिंग करते हैं, फिर हम उसको एक्शन में डालते हैं. जब एक्शन कर चुके होते हैं तो हम एक्शन का रिजल्ट देखते हैं कि क्या आया. अगर एज पर योर रिक्वायरमेंट नहीं आता तो हम फिर से फर्दर प्लानिंग करते हैं और फिर एक्शन करते हैं और फिर फर्दर रिजल्ट्स को देखते हैं. तो ये एक साइक्लिक प्रोसेस है जो चलता रहता है. तो लोइन ने डिस्क्राइब किया था जो प्रोसेस ऑफ चेंज है वो 3 स्टेप्स का होता है: अनफ्रीजिंग, चेंजिंग एंड रीफ्रीजिंग. अनफ्रीजिंग का क्या मतलब होता है? जब भी इंसान डिसकन्फर्मेशन को फेस करता है या डिलेमा में रहता है, कोई भी इंडिविजुअल या ग्रुप की हम बात करें या कोई ऑर्गेनाइजेशन की बात कर ले, अगर वो जब भी डिलेमा में रहता है तो वो अपनी चेंज की जो जरूरत है उससे अवेयर हो पाता है ना. अगर आप खुश नहीं, आप सेटिस्फाइड नहीं है तो आप क्या करोगे? आप चेंज की तरफ, चेंज के बारे में सोचने लगोगे. आपको पता चलेगा आपकी जरूरत है अब चेंज की, तभी आप डिससेटिस्फाइड हो. फिर चेंजिंग मतलब वो सिचुएशन को आप डायग्नोस करते हो कि कहाँ पे चेंज की जरूरत है और न्यू मॉडल बिहेवियर को आप वहां पे टेस्ट करते हो, एक्सप्लोर करते हो और फिर आप रिजल्ट फाइंड करने की कोशिश करते हैं. रीफ्रीजिंग का मतलब होता है आपने अब वो जो न्यू बिहेवियर है उसको अप्लाई कर दिया, इवेलुएट करने के बाद अडॉप्ट कर लिया. सो ये इस तरह से चलता रहता है. डिस्कम्फर्ट होता है, जो अनफ्रीजिंग का प्रोसेस है, डिस्कम्फर्ट होता है, आपको चेंज की नीड की जरूरत, आपको समझ में आता है कि चेंज की जरूरत है. चेंजिंग का मतलब होता है आप सिचुएशन को डायग्नोस करते हो, न्यू मॉडल बिहेवियर को अप्लाई करने, एक्सप्लोर करते हो और टेस्ट करते हो. और रीफ्रीजिंग का मतलब होता है उस न्यू बिहेवियर को इवेलुएट करने के बाद आप उसको अडॉप्ट कर लेते हो. Now we will understand systems model of action research process. This is a flow diagram that you are able to see on screen. This diagram is important, तो इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लेना. अगेन सिस्टम्स मॉडल ऑफ एक्शन रिसर्च प्रोसेस मतलब कि जो पूरा प्रोसेस किसी ऑर्गेनाइजेशन में हम रन करते हैं एक रिजल्ट या न्यू तरीके से ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए. सो इसके 3 फेजेस होते हैं. इसको इनपुट, ट्रांसफॉर्मेशन, आउटपुट से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं. और इनपुट को हम अनफ्रीजिंग कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन को चेंजिंग एंड आउटपुट को रीफ्रीजिंग कहते हैं. अगेन जो इनपुट है जिसे अनफ्रीजिंग का नाम दे रहे हैं उसमें हमारा प्लानिंग का काम होता है, जहाँ पे हम प्लान ऑफ एक्शन करते हैं कि कैसे आगे बढ़ेंगे, क्या प्लानिंग होगी, किस तरह से चेंजेस करेंगे. तो प्रिलिमिनरी डायग्नोसिस होता है, मतलब डाटा कलेक्शन होता है, उसकी स्टडी होता है, उसका एनालिसिस होता है एंड डाटा
डाटा गैदरिंग के बाद जो हमें डाटा से एनालिसिस से रिजल्ट मिला है उसका फीडबैक हम देते हैं, एंड उसके अकॉर्डिंगली जहां हमें गैप्स नजर आते हैं उस पर हम एक्शन प्लान करते हैं। जब ये फर्स्ट स्टेज हो जाती है अनफ्रीजिंग की, तो हम फिर एक्शन स्टेज पे आते हैं, चेंजिंग स्टेज में आते हैं, जहां पे एक्शन प्लानिंग जो की थी उससे जो भी हमने सीखा उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे प्रोसेसेस में, एंड देन एक्शन प्लानिंग फिर से की जाएगी अगर हमें ऐसा लगता है कि कुछ कमी है, एंड देन सारे जितने एक्शन प्लानिंग में हमने स्टेप्स डाले थे उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। बाय चांस हमें यहाँ पे जब हमने कर लिया और हमें जो रिजल्ट मिला उससे हम हैप्पी नहीं है, मतलब फीडबैक जो है वो ठीक नहीं आया, तो फीडबैक लूप ए को फॉलो करेंगे एंड अनफ्रीजिंग स्टेज में फिर से पहुंच जाएंगे, एंड फिर से ये स्टेप्स रिपीट होंगे। अब सपोज हमने जब फिर से हम वापस जाते हैं सेकंड स्टेज में, सपोज हमने ये काम किया और हमारे को रिजल्ट मिला ढंग से, सो जो भी रिजल्ट आया है उसमें हम देखेंगे कि क्या चेंजेस इन बिहेवियर आया है, डाटा गैदर किया जाएगा, उसको मेजर किया जाएगा, उसका आउटपुट देखा जाएगा। अगर हमें ठीक लगता है तो ये रीफ्रीजिंग का प्रोसेस होता है, क्योंकि हमने इस पे काम किया है, हमें कुछ रिजल्ट मिला है। सपोज अगर हमें रिजल्ट नहीं हमें फीडबैक ऐसा मिलता है जिससे हमें लगता है कि नहीं भाई एक्शन ढंग से करना होगा, तो फिर हम लूप बी से जाएंगे और फिर इस फीडबैक को देखते हुए हम एक्शन प्रोसेस को फिर से स्टेप्स को फॉलो करेंगे प्रॉपरली। सपोज हमें फीडबैक ऐसा आया है कि भाई शुरू से ही हमें डाटा ठीक से नहीं मिला, हमें प्रॉब्लम ही डायग्नोस नहीं हुई, जो प्रॉब्लम हम समझ रहे थे वो प्रॉब्लम है ही नहीं, प्रॉब्लम कोई और है, तो फिर हमें यहाँ से लूप सी को फॉलो करना पड़ेगा, मतलब अनफ्रीजिंग स्टेज में हम फिर से पहुंच जाएंगे। सो टेक्निकली हर एक स्टेज के बाद हमारा एनालिसिस होता है, एनालिसिस के बाद हमें कुछ आउटपुट मिलता है, आउटपुट से हमें डिसाइड करना होता है कि हम आगे जाने वाले हैं या दोबारा हमें रिवर्स गियर लगाना पड़ेगा। सो ये पूरा फ्लो डायग्राम है जो यहाँ पे इन्होंने समझाया है, वही चीज मैंने आपको इसमें बताई। तो जो रिजल्ट स्टेज होती है वो रीफ्रीजिंग वाला, उसमें न्यू बिहेवियर को ट्राई आउट किया जाता है एंड सक्सेसफुल अगर हो गया तो रीइंफोर्स किया जाता है, एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर में भी यही चीज होती है। नाउ टीम बिल्डिंग। टीम बिल्डिंग में जनरली हम क्या करते हैं, उस टीम की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ है जिनको हम यूज़ करते हैं टीम परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए, और टीम की कहीं की भी हो सकती है, बिजनेस की हो सकती है, स्कूल की हो सकती है, स्पोर्ट्स टीम, रिलीजियस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, कुछ भी हो सकता है जहाँ पे टीम एज अ वर्क कर रही है, उनकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए हम टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज़ करते हैं। सो प्रैक्टिस जो हम इसमें परस्यू करते हैं टीम बिल्डिंग में, वो तरह तरह की हो सकती है। सिंपल बॉन्डिंग एक्सरसाइज भी हो सकती है और कॉम्प्लेक्स सिमुलेशंस भी हो सकते हैं। सो बहुत सारे दिनों की भी ट्रेनिंग हो सकती है, सिंगल डे की ट्रेनिंग भी हो सकती है। ग्रुप असेसमेंट होता है, इसमें ग्रुप डायनामिक गेम्स खेले जाते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज की जाती हैं। सो टीम बिल्डिंग का मेन फोकस यही होता है कि ये हर एक टीम मेंबर में बेस्ट निकाल के बाहर लाए, उनमें सेल्फ डेवलपमेंट देखा जाए, पॉजिटिव कम्युनिकेशन, लीडरशिप स्किल्स, और आपस में कैसे मिलके काम करना है, ट्रस्ट डेवलप करके, वो सब इसमें होता है, और प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है एक साथ, ये सारी चीजें टीम बिल्डिंग के अंदर आती है। तो हाई परफॉर्मेंस टीम्स, तरह तरह की टीम्स के बारे में इन्होंने बात की है, जैसे कि हाई परफॉर्मेंस टीम हो गई, क्रॉस फंक्शनल टीम हो गई, सेल्फ मैनेज टीम्स हो गई। सो ये तरह तरह की टीम्स पे ज़्यादा आजकल फोकस है, और जो इंटरेस्ट है बेसिकली यही है कि वो टीम्स जो हो वो सेल्फ मैनेज्ड हो, सेल्फ डायरेक्टेड हो। तो अब टीम बिल्डिंग एक्सरसाइजेज में क्या क्या आता है और कौन कौन सी होती है उसके बारे में बात करेंगे। तो नंबर 1 इज टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज इटसेल्फ, जिसमें बहुत सारे टास्क आते हैं। जो ग्रुप मेंबर्स हैं उनमें कुछ ऐसे एबिलिटीज डेवलप करना जो जिससे वो इफेक्टिवली वर्क करें। तो इसका मेन पर्पस जो हो गया टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज का, वो हो गया कि टीम्स आपस में कोहेसिव वे में एज अ यूनिट वर्क करे, सारे इंडिविजुअल एक साथ इकट्ठा होकर वर्क करें और किसी भी टास्क को कंप्लीट करने में इफेक्टिवली अपना रोल प्ले करें, सो दैट जो काम है वो भी इफेक्टिवली अपना आउटपुट दे। नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन एक्सरसाइजेज, जो हम टीम बिल्डिंग में सिखाते हैं। वो इसमें क्या होता है कि जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटीज हैं उनको कैसे हम कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करके सॉल्व कर सकते हैं। अगर प्रॉब्लम है और आप उनके बीच में कम्युनिकेशन नहीं है सही, तो आप प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते। तो गोल यही है कि ऐसी एक्टिविटीज पे इंपॉर्टेंस दिया जाए जिससे कम्युनिकेशन अच्छा हो और टीम जो है अपनी परफॉर्मेंस अच्छे से कर सके प्रॉब्लम सॉल्विंग की कम्युनिकेशन के थ्रू। नेक्स्ट इज
प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग एक्सरसाइजेज। इनका मेन फोकस होता है कि जो ग्रुप है वो स्पेसिफिकली एक साथ इकट्ठा होकर प्रॉब्लम को सॉल्व करने में वर्क करे, और जो प्रॉब्लम्स होंगी वो कॉम्प्लेक्स होंगी, सिंपल नहीं होंगी। उन्हें जो गोल भी यही है कि जो टीम है जब वो प्रॉब्लम एक साथ इकट्ठा होकर सॉल्व करेंगी, और ऐसी प्रॉब्लम्स जो अपेरेंटली दिख नहीं रहा कि इसका सोल्यूशन क्या होगा, तो जब वो इकट्ठी होकर सॉल्व करेंगी तो उनमें वो स्किल्स डेवलप होने लगेगी कि कैसे क्रिएटिवली वो सोल्यूशन तक पहुंच सकते हैं। प्लानिंग एडेप्टेबिलिटी एक्सरसाइजेस। प्लानिंग एडेप्टेबिलिटी एक्सरसाइजेस का मेन फोकस होता है कि कुछ भी प्लानिंग हो रही है किसी चेंज को लेकर, तो उसको कितना एडेप्टेबल हम बना सकते हैं, कितनी जल्दी सब लोग उसमें अडेप्ट हो जाए, जो आसानी से उसमें उसको करना सीख जाए। सो इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ों पे ध्यान दिया जाता है, और जब भी उनको कॉम्प्लेक्स टास्क दिया जाए, डिसीजन मेकिंग का कोई टास्क दिया जाए, तो वो आसानी से कर सके, ये मेन इसका क्राइटेरिया होता है। तो गोल हमारा यही है कि प्लानिंग की कितनी इंपॉर्टेंस होती है किसी सोल्यूशन तक पहुंचने के लिए, वो हम इसमें सिखाते हैं। नेक्स्ट इज ट्रस्ट एक्सरसाइजेस। ट्रस्ट एक्सरसाइजेस में हम मेंबर्स के बीच में ट्रस्ट डेवलप करने को उनको मोटिवेट करते हैं। सो तरह तरह के हमारे पास डिग्री ऑफ ट्रस्ट होते हैं लोगों को लेकर, सबके साथ हम एक जितना ट्रस्ट नहीं करते, किसी पे हम ज्यादा करते हैं, किसी पे कम करते हैं। टीम में भी ऐसे ही होता है। तो गोल यही है कि ऐसा क्रिएट किया जाए मेंबर्स के बीच में ट्रस्ट कि वो इकट्ठा होके सोल्यूशन तक पहुंच सके, गोल तक पहुंच सके। Now the last topic of today's video is process consultation. ये last 20th century की practice है process consulting की, और basically ये एक helping relationship के तौर पे popular है, यानी कि ये एक mutual nature का relationship है जहाँ पे consultant company के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, मैनेजमेंट है, उन सबके साथ मिलके काम करती है। सो ये क्लाइंट के लिए काम नहीं करता, क्लाइंट के साथ काम करता है। तो प्रोसेस कंसल्टेशन जो है वो एक्सपर्ट कंसल्टेशन मानी गई है, जो मैनेजमेंट कंसल्टिंग की एक सुपीरियर स्टाइल है, जिसमें हम इसके पावरफुल एडवांटेजेस देख सकते हैं, यानी कि ये बहुत सारी सिचुएशंस में को टेलर करके बनाई गई है। किसी ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है, फोर साइटेडनेस होती है इसमें। सो जो न्यू फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस आजकल आ रहे हैं वो बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी पे वर्क कर रहे हैं। उनमें इंटरेक्शन का तरीका अलग होता है, किस तरह का इंटरेक्शन होता है, उसके ऊपर ये प्रोसेस कंसल्टेशन वर्क करता है। देन ये अलग तरह के जो गोल्स हम अब आगे आ गए हैं, क्योंकि चेंजेस आ रहे हैं वर्ल्ड में, हर एक चीज़ हर चेंज होती जा रही है, न्यू टेक्नोलॉजीज आती जा रही हैं। तो ऑफ कोर्स ये एक चैलेंजिंग सिचुएशन है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो यहाँ प्रोसेस कंसल्टेंट हुआ या प्रोसेस कंसल्टेशन जो है, उसमें ये सारी चीज़ें अच्छे से गाइड की जाती है कि कैसे करना है। जब कंसल्टेंट चला भी जाएगा वहां से काम करके, तो भी कंपनी अपने आप सेल्फ मोड में आ जाएगी और खुद से कर पाएगी सारी चीजें। तो ये फॉलोइंग वेज से हो सकता है, इन्होंने लिस्ट डाउन किया है। नंबर 1, ओरिएंटेशन टुवर्ड ऑनगोइंग एबिलिटी एंड लर्निंग, यानी ये इसका फोकस होगा प्रॉब्लम को सॉल्व करना, जो अभी प्रॉब्लम है और आगे भी जो प्रॉब्लम आएंगी। तो वर्ल्ड, तो जैसे कि मैंने बताया, वर्ल्ड कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है, डेवलपमेंट होता ही जा रहा है। तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम भी तरह तरह की आएंगी, उनके सोल्यूशंस भी एक तरह के नहीं होंगे, तरह तरह के होंगे। सो वो सारी चीज़ें प्रोसेस कंसल्टेशन से हो सकती है। ज़्यादा एम्फेसिस होगा प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी पे रादर प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग पे ज़्यादा फोकस नहीं होगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी बढ़ाने में फोकस होगा। सेकेंड इज मोर इन्वॉल्वमेंट एंड पार्टिसिपेशन, पूरे के पूरे सिस्टम को इन्वॉल्व किया जाएगा। जैसे मैंने बताया था, मैनेजमेंट के साथ जितने एम्प्लॉयज़ है सबको किया जाएगा और उनकी कैपेबिलिटीज़ बढ़ाई जाएंगी, और इंटरनल कंसल्टेंट्स के साथ वर्क करेंगे, टीम के साथ वर्क करेंगे, हर एक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के साथ वर्क किया जाएगा। थर्ड इज बिल्डिंग अ फैसिलिटेशन एंड कंसल्टेशन स्किल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब ऑर्गेनाइजेशन में को इतना स्ट्रांग बना दिया जाएगा कि जो भी नई चैलेंजेस या कंडीशंस आएंगी उसको ऑर्गेनाइजेशन अपने लेवल पे मीट कर पाएगा, क्योंकि उसमें सारे सबकी स्किल्स डेवलप कर दी गई हैं। वाइड एप्लीकेशन ऑफ टेक्निक्स एंड मेथड्स, तरह तरह की टेक्निक्स एंड मेथड्स जो आजकल आते जा रहे हैं उसकी भी स्किल्स डेवलप कर दी जाएंगी। तो जितने ज़्यादा लोग जानेंगे, जितनी ज़्यादा चीज़ें, उतना ही आसान होगा कंपनी को उन एम्प्लॉयज़ को न्यू सिचुएशन में अडेप्ट करवाने में। सो इसीलिए फोकस इसके ऊपर ज़्यादा है। लिंक्स टू मिशन, वैल्यूज एंड
विजन. ऑफ कोर्स ऑर्गेनाइजेशन एक वैल्यूज, मिशन और विजन सब लेके चलता है. सो जिसके पास ये नहीं है वो ऑर्गेनाइजेशन आगे काम नहीं कर पाएगा. तो प्रोसेस कंसल्टेशन जो है वो इस पे फोकस करेगी, वेरिएबल्स को एनालाइज करेगी, डायग्नोस करेगी कहाँ प्रॉब्लम है, एंड देन प्रिस्क्रिप्शंस बताएगी कि ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट के लिए क्या किया जा सकता है. तो गोल ऑफ कंसल्टेंसी विल बी किसी तरह से ऐसा ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट किया जाए जिससे वो बेटर डेवलप हो सके. तो सो प्रोसेस कंसल्टिंग को हम यूज कर सकते हैं ग्रुप इफेक्टिवनेस के लिए, मीटिंग के टाइम्स को शॉर्ट करने के लिए, कॉन्फ्लिक्ट्स को एड्रेस करने के लिए. ये ऑल्सो इसमें भी हेल्प करती है कि कैसे टीम आपस में इफेक्टिवली वर्क करेंगी, कैसे रिजल्ट ऐसे निकालेंगी जो लास्ट तक चलता रहेगा. मतलब कोई भी जो मैनेजमेंट के लोग हैं वो आपस में मिलके सोल्यूशन निकाल पाएंगे. इवन अगर कोई प्रोसेस कंसल्टेंट नहीं भी है तो भी कंपनी आगे बढ़ती रहेगी अपने क्योंकि उनके अंदर स्किल्स आ गई हैं. तो बेनिफिट्स जो प्रोसेस कंसल्टिंग के होते हैं उन्होंने यहाँ पे लिस्ट डाउन भी किए हैं जो ऑलरेडी हम बोल चुके हैं पहले भी, जैसे कि शॉर्टर मीटिंग्स हो जाएंगी, फिर प्रोडक्टिव मीटिंग्स होंगी, ज़्यादा बेटर डिसीजंस ले पाएंगे, इनको पार्टिसिपेशन की फीलिंग आएगी, सारे जितने भी मैनेजमेंट के लोग हैं, जितने भी एम्प्लॉयज हैं, सबको लगेगा हाँ हम पार्ट है ऑर्गेनाइजेशन के. देन बहुत ज़्यादा टीम सेटिस्फैक्शन देखने को मिलेगा, जो रिजल्ट आएगा वो भी सेटिस्फैक्ट्री आएगा. तो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो. आई होप आपको ये पार्ट 1 ऑफ यूनिट 4 ब्लॉक 1 MPCE 033 का वीडियो समझ आएगा, और इससे रिलेटेड, इस यूनिट से रिलेटेड आपको लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा. तो प्लीज डिस्क्रिप्शन सेक्शन को चेक करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माई वीडियोज विद रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स. टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. बाय बाय.